हेलो दोस्तों, मैं कमलेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं नी की केमिस्ट्री क्लासेस सेंटर में। और आज बेटा मैं फिर से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा अनुमान है कि 90% क्वेश्चन जो है ना, वो इन्हीं क्वेश्चंस में आएंगे जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित को उनकी अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में लिखिए। कुछ आपके बेटा हमने यौगिक दिए हैं जिनको हमें क्या करना है, उनकी अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में रखना है। चलो, हालांकि देखो बेटा ध्यान से, तो ये सभी कार्बोक्सिलिक अम्ल और कुछ उसके व्युत्पन्न हैं। अब इनको हम सही से एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो बेटा क्या है, अगर हम इसकी बात करें, वैसे ये आपका क्लोरो एसिटिक अम्ल है, इसको हम हिंदी में भी लिखते जाएं, इसको हम बेटा क्लोरो एसिटिक अम्ल बोलते हैं। तो क्लोरो एसिटिक अम्ल में क्या है बेटा, Cl है। तो Cl क्या है आपका, माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है बेटा, तो माइनस आई इफेक्ट जो है ना, वो अम्लीय सामर्थ्य के समानुपाती होता है। मतलब जितने ज्यादा माइनस आई प्रभाव वाले ग्रुप जुड़े होंगे, उसकी अम्लीय सामर्थ्य उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक बात तो तय होगी कि सबसे ज्यादा अम्लीय सामर्थ्य किसकी है, इसी की है, क्लोरो एसिटिक एसिड की, क्योंकि और सभी में माइनस आई प्रभाव वाला ग्रुप नहीं है। तो बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले तो आएगा यही ClCH2COOH। इसके बाद अब इन तीन में, जैसे ये क्या बेटा आपका, ये आप सबको पता है, ये फॉर्मिक अम्ल है, ये बेटा आपका एसिटिक अम्ल है, और ये बेटा प्रोपियोनोइक अम्ल है। अब इन तीनों की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं बेटा इन तीनों में, फिर इसके बाद किसका नंबर आता है, फॉर्मिक एसिड HCOOH। अब इन दोनों की बात करते हैं बेटा। इनमें ये तो है प्लस आई वाला, ये भी प्लस आई वाला, लेकिन ये एक बड़ा ग्रुप है यानी कि C2H5। तो C2H5 जो है ना, वो CH3 के तुलना में ज्यादा प्लस आई प्रभाव शो करता है। तो इसका मतलब है इन दोनों में किसका, इस वाले का CH3COOH की सामर्थ्य इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। और लास्ट क्या हो जाएगा, CH3CH2COOH। तो बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा। अब देखो बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन लिखा है HCHO, यानी कि ये फॉर्मेल्डिहाइड लिखा है। दूसरा NaOH, इसको हम गर्म कर रहे हैं बेटा, तो क्या बन रहा है, मेथिल अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लगर। थोड़ा सा देखो ध्यान करो, आपको आपके सर ने बताया होगा बेटा कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड, अब एक ऐसा एल्डिहाइड लेना बेटा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित हो। इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन जिनमें अनुपस्थित नहीं होता, ऐसे एल्डिहाइड की क्रिया अगर हम सोडियम धातु के साथ कराते हैं, तो एक अणु तो उसका होता क्या है रियल में बेटा, इसके में दो अणु लेने होते हैं। तो एक अणु तो अल्कोहल में और दूसरा क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम लवण में कन्वर्ट होता है। वो भी किसका पोटेशियम लवण, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इस जैसी अभिक्रिया, अब रियल में देखें तो ये कैनिजारो अभिक्रिया बेटा। तो इस जैसी अभिक्रिया को दर्शाने वाला अन्य एल्डिहाइड बताओ। तो बेटा एक ऐसा एल्डिहाइड बताना है जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो वो है बेटा आपका बेंजेल्डिहाइड C6H5CHO। तो ये है बेटा आपका एक ऐसा एल्डिहाइड जो बिल्कुल इसी तरह रिएक्शन कर सकता है। बस H हटा के C6H5 लगा देना, यहाँ भी CH3 हटा के C6H5, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, C6H5। अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट बेटा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का मतलब हो गया ये COOH समूह। समूह को हमेशा बेटा खुली संयोजकता के साथ लिखते हैं, ठीक है ना। अगर आप समूह को ऐसे लिखते हो तो बेटा ये गलत है। तो हम क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह और फिनोलिक समूह। फिनोलिक समूह का मतलब क्या है बेटा, जब बेंजीन रिंग पर OH जुड़ा होता है उसे हम फिनोलिक OH को, इस OH को। तो फिनोलिक समूह में विभेद करने में प्रयुक्त अभिकर्मक बताइए, मतलब एक ऐसा अभिकर्मक बताओ जो बेटा कार्बोक्सिलिक समूह में और फिनोलिक समूह में विभेद कर सके। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा NaHCO3, जिसको हम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्यों, अब ये बेटा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट ये बेटा आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। तो ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में इसमें RCOOH ये क्या होता है, ज्यादा अम्लीय होता है। किससे बेटा, AROH से, यानी कि ये एरोमेटिक से। इसका मतलब कह सकते हैं कि फिनोलिक समूह से कार्बोक्सिलिक समूह ज्यादा अम्लीय होता है, ज्यादा अम्लीय होता है। तो ये क्या करता है, अगर ये दोनों होंगे तो ये कार्बोक्सिलिक समूह से क्रिया करेगा लेकिन फिनोलिक समूह से नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, इस उत्प्रेरक को, सॉरी इस अभिकर्मक को इस कार्बोक्सिलिक समूह
और फिनोलिक समूह के विभेद में प्रयुक्त करेंगे। नेक्स्ट बेटा अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है कि एक कार्बोनिल यौगिक ZnHg तथा HCl से अपचयित होकर एल्केन बनाता है। तो एक कार्बोनिल यौगिक जो बेटा क्या करता है, Zn तथा HCl से अपचयित होकर एल्केन बनाता है, तो वह यौगिक कौन सा है? क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि वह यौगिक कौन सा है। तो देखो बेटा अब इसकी बात करते हैं, तो आप सबको पता है कि वो यौगिक होगा कौन। अगर हम इसकी बात करें नॉर्मल, अगर हम बात करें तो बेटा आप सबको पता है कि ये कौन सी रिएक्शन है, ये क्लीमेंसन रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? क्लीमेंसन रिएक्शन है। अब क्लीमेंसन आप किस यौगिक को लेते हो? बोलो, क्लीमेंसन अभिक्रिया में आप किस प्रकार के यौगिक लेते हो? आप सबको पता है, अगर नहीं है पता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब आपको नहीं आएगा तो मैं इसका आपको आंसर नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। बताना है आपको, मैंने थोड़ी सी हिंट दे दी कि कार्बोनिल यौगिक ZnHgHCl, बस इतने से ही आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी अभिक्रिया है। ZnHCl से अपचयित होकर एल्केन बना रहा है। अब आपको ये भी पता है कि कार्बोनिल यौगिक में दो ही चीजें हैं, या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो एल्डिहाइड कीटोन में ऐसा कौन सा मतलब यौगिक है जो एल्केन देता है, ये आप बताओगे मैं कमेंट में। और अगला क्वेश्चन लिखा बेटा कि द्वितीयक एल्कोहल की वाष्प को गर्म करने पर, द्वितीयक एल्कोहल का मतलब क्या होता है? देखो बेटा इस तरह से CH3 CH3 CHOH, ये ले लिया हमने द्वितीयक एल्कोहल। क्लियर है ना? द्वितीयक एल्कोहल लिया। अब द्वितीयक एल्कोहल तो लिया, लेकिन इसका नाम क्या बेटा आप सबको ही पता है। अगर इसके हम नाम की बात करें तो ये क्या है बेटा? ये है आपका प्रोपेनॉल 2 लिया। अगर बेटा हम इसको क्या करें, इन्होंने कहा कि वाष्प को ताम्र का मतलब होता है बेटा कॉपर धातु में 573 केल्विन पर, अगर हम इसको कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 केल्विन पे गर्म करें तो आपको याद आ गया होगा बेटा विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है बेटा? ये विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया है। तो बेटा यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है? H और H2 निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O। तो इसमें भी इन्होंने पूछा है 573 केल्विन पर प्रवाहित करने पर बनने वाले उत्पाद का नाम लिखो। वैसे ये रिएक्शन विहाइड्रोजनीकरण है, लेकिन उत्पाद की बात पूछिए तो उत्पाद क्या बनेगा बेटा? एसीटोन। क्या बनेगा? एसीटोन। अब फिर बात करेंगे हम नेक्स्ट रिएक्शन की, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसी के साथ देखो बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बेटा नाभिक स्नेही के प्रति, अगर हम नाभिक स्नेही की प्रति देखें तो एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन की तुलना में अधिक होती है, क्यों? अब देखो बेटा होता क्या है बेटा कि एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा? एक एल्किल ग्रुप होता है, और जबकि कीटोन की अगर हम बात करें बेटा तो कीटोन में दो एल्किल ग्रुप होते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं बेटा? प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो प्लस आई प्रभाव का क्या काम है? देखो बेटा प्लस आई प्रभाव का काम है इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करना। तो होता क्या बेटा, यहाँ पर एल्डिहाइड में एक एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दूर करता है और कीटोन में दो इलेक्ट्रॉन दूर करते हैं। तो जब होता क्या बेटा कि एल्डिहाइड में तो केवल एक इलेक्ट्रॉन दूर कर रहा है, एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दूर कर रहा है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो कार्बन परमाणु होता है दोनों में, एल्डिहाइड और कीटोन में, तो कीटोन में क्या होता है कि कार्बन परमाणु पे ज्यादा ऋण आवेश आ जाता है, जबकि अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो इस पर कम। या हम ये कह दें कि एल्डिहाइड का जो कार्बन परमाणु है इस पर क्या होता है? अधिक धन आवेश आ जाता है, किसकी तुलना में? कीटोन की तुलना में। तो यही कारण है बेटा कि आपका एल्डिहाइड की क्रियाशीलता नाभिक स्नेही की प्रति कीटोन से ज्यादा होता है। अब देखो कैसे लिखा है, तो लिखा है बेटा एल्डिहाइड में एक व कीटोन में दो एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन पर धन आवेश कीटोन की तुलना में ज्यादा होता है। इसलिए बेटा ये एल्डिहाइड जो है ना वो नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आपका संगत एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक अधिक होता है, क्यों? भाई जो आपके संगत एल्डिहाइड या कीटोन है अगर उनकी तुलना में हम देखें कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका क्वथनांक ज्यादा होता है, क्यों? तो उसका कारण ये है बेटा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है? प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है कि आपका जो एल्डिहाइड है और कीटोन है इनका क्वथनांक कम होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का ज्यादा होता है। अब देखो इसका आंसर लिखोगे कैसे, तो लिखा है बेटा संगत एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्रबल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा देखा कि एल्डिहाइड व कीटोन, समझ लो बेटा ये आपका जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड की दृष्टि से। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं।
अगर हम इसकी बात करें कि बेटा एल्डिहाइड कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, क्यों? भाई एल्डिहाइड कीटोन नाभिक स्नेही अभिक्रिया देते हैं, क्यों? इलेक्ट्रॉन स्नेही क्यों नहीं देते? तो अब हम बात करते हैं बेटा क्या क्यों देते हैं, कि क्योंकि बेटा नाभिक स्नेही के आक्रमण से बना मध्यवर्ती, भाई नाभिक स्नेही जब एल्डिहाइड कीटोन पर आक्रमण करता है तो जो मध्यवर्ती बनता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से बने मध्यवर्ती की तुलना में क्या होता है बेटा, अधिक स्थायी होता है। यही कारण है कि एल्डिहाइड कीटोन जो है ना वो क्या करता है बेटा, नाभिक स्नेही अभिक्रिया का योगात्मक उत्पाद देता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया का नहीं। इस क्वेश्चन को वो थोड़ा सा घुमा के भी पूछ सकते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं किंतु इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं, क्यों? तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं क्यों, तो ये इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। इसी के साथ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि जो फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल का मतलब HCOOH, ये एसिटिक अम्ल से यानी कि CH3COOH से अधिक अम्लीय है, क्यों? तो अब देखो बेटा बात करते हैं, अभी हमने आपका अम्लीयता का क्रम बताया भी था, अम्लीय सामर्थ्य का क्रम क्या है पहले क्वेश्चन में, तो वहां से डिटेल में बात नहीं की थी, अब हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये इन्होंने पूछा कि भाई फॉर्मिक अम्ल जो है ना वो एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय है, ऐसा क्यों है? तो देखो बेटा हम पहली बात करते हैं एसिटिक अम्ल की। बेटा एसिटिक अम्ल में क्या होता है, ये CH3 ग्रुप है, तो ये क्या करता है बेटा, देखो ध्यान से इधर OH, ये हमने ओपन स्ट्रक्चर बनाई, तो ये क्या है बेटा, प्लस आई प्रभाव वाला ग्रुप है। तो प्लस आई प्रभाव वाला ग्रुप क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करता है, धकेलता है। तो ये क्या करता है बेटा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ दे देता है, जिससे क्या होता है, इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो ये क्या कार्बन, ये इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ विस्थापित कर देता है, जिससे क्या होगा बेटा, जब इलेक्ट्रॉन थोड़े से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ हो जाएंगे तो क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो आयनन है वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो आयनन कम होने से क्या होता है, ये H+ को ज्यादा नहीं निकालता, मतलब धीरे धीरे निकालता है। तो आयनन कम हो जाने से क्या होता है, ये एक दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करने लगता है। जबकि जबकि अगर हम बेटा बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल सॉरी फॉर्मिक अम्ल में, तो फॉर्मिक अम्ल में क्या है, कोई भी एल्किल समूह है नहीं, तो एल्किल समूह नहीं है तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन जो है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शीघ्रता से अपनी ओर खींच लेता है, जिससे ये क्या करता है, अति शीघ्र ही H+ को निकाल देता है। जब H+ यहाँ से जल्दी निकलेगा तो इसका मतलब है ये अधिक अम्लीय है। तो इसको आप लिखोगे कैसे, तो अब देखो लिख देता हूं मैं, लिखना इसको ऐसे है कि एसिटिक अम्ल में उपस्थित CH3 समूह प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करने के कारण OH समूह का आयनन कम कर देता है, OH समूह का आयनन कम कर देता है, जिससे कम कर देता है। अतः एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, जबकि फॉर्मिक अम्ल में ऐसा नहीं होता, ये अतिशीघ्र H+ त्याग कर अधिक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, अधिक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सैलिसिलिक अम्ल जो है ना वो बेंजोइक अम्ल से अधिक अम्लीय। अब सैलिसिलिक अम्ल का मतलब क्या है बेटा, सैलिसिलिक अम्ल का मतलब तो हो गया COOH और OH, ये तो रहा सैलिसिलिक अम्ल। और बेंजोइक अम्ल का मतलब हो गया बेटा ये बेंजोइक, बेंजीन रिंग पर COOH के साथ OH हो तो सैलिसिलिक अम्ल ऑर्थो कंडीशन पर, और ये हो जाए आपका बेटा केवल COOH तो ये होगा बेंजोइक अम्ल।
ये बेंजोइक अम्ल जो है ना बेटा ये कम है और ये ज़्यादा अम्लीय है, इसका कारण पूछा है क्यों। तो देखो बेटा क्या होता है कि अगर हम बेटा यहाँ से H+ निकालें, यहाँ से H+ निकालें तो क्या होता है बेटा, सैलिसिलिक अम्ल का जो आयनिक भाग है जिसको हम सैलिसिलेट बोलते हैं ये माइनस, और ये क्या करता है बेटा, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, क्योंकि यहाँ पर इस पे माइनस होगा और इस पे क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होगा, तो ये क्या करता है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बनाकर, हाइड्रोजन बंध बनाकर क्या करता है बेटा, ये कीलेट का निर्माण करता है, जिससे क्या हो जाता है, ये अधिक स्थायी। तो अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ये क्या करता है कि कीलेट संरचना का निर्माण करता है जो कि अत्यधिक स्थायी होता है। इसका जो कीलेट बनता है ना वो क्या होता है बेटा, कीलेट वो अत्यधिक स्थायी होता है। तो अत्यधिक स्थायी होने के कारण ये क्या होता है बेटा, अधिक अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, जबकि इसमें ऐसा संभव नहीं है। तो आगे समझ में, सैलिसिलेट जो सैलिसिलिक अम्ल है वो बेंजोइक अम्ल से अधिक अम्लीय क्यों है, क्योंकि बेटा सैलिसिलिक अम्ल क्या करता है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण किसका निर्माण कर लेता है, कीलेट का निर्माण कर लेता है, जो कि क्या होता है बेटा, अत्यधिक स्थायी होता है। यही कारण है कि सैलिसिलिक अम्ल जो है ना वो बेंजोइक अम्ल से अधिक अम्लीय है। स्क्रीनशॉट लें। इसी के साथ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है, क्यों, अधिक अम्लीय होता है क्यों, ये है क्वेश्चन। भाई जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो फिनोल की अपेक्षा अधिक अम्लीय है, यानी कि वो फिनोल से ज्यादा अम्लीय है, क्यों, ऐसा क्या कारण है। तो देखो बेटा होता क्या है, अगर हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें और फिनोल की बात करें, ये दोनों अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन ये ज्यादा है ये कम है। अब इसको हम इसके आंसर के माध्यम से समझते हैं। देखो होता क्या बेटा, जैसे मान लो आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, जैसे ये है RCOOH, और फिनोल लिया मतलब बेंजीन रिंग, और इस पे हमने जोड़ा बेटा O और H। अब देखो क्या होगा बेटा, जब हम क्या करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का H+ हटाते हैं तो यहाँ बनता है कार्बोक्सिलेट आयन, और यहाँ से जब हम H+ को निकाल देते हैं तो यहाँ बनता है फिनोक्साइड आयन। अब क्या होगा बेटा, अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें तो RCOO-, अब होगा क्या बेटा, इस पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो ये अपना एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन ले लेगा, तो ये इसकी हो गई बेटा अनुनादी संरचना। ये क्या हो गई इसकी अनुनादी संरचना। तो होता क्या बेटा कि जो आपका फिनोक्साइड सॉरी कार्बोक्सिलेट आयन है ये क्या होता है, अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ये क्या करता है, अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। कब, जब यहां से H+ निकल गया तब। अब क्या होता है बेटा, अगर हम फिनोक्साइड आयन की बात करें तो बेटा होता क्या कि जो फिनोक्साइड आयन है अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये भी क्या करता है बेटा, ये भी अनुनाद शो करता है। अनुनाद शो करता है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पर क्या बनता है O, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड। कुछ अनुनादी संरचनाएं इस प्रकार से होती हैं इसकी। फिर यहाँ पर इस पे आ जाएगा, यहाँ माइनस प्लस पे ये क्या करेंगे बेटा, ये माइनस प्लस आपस में इस तरीके से बॉन्ड, ये माइनस, फिर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर रोटेट हो जाएंगे तो O पे डबल बॉन्ड, इस बार माइनस इधर आएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस इधर तो O पे माइनस सिंगल बॉन्ड, और बेटा ये बॉन्ड इधर आ गया। ये इसकी अनुनादी संरचना है। अब अनुनादी संरचना वैसे आप सबको पता है, यहाँ देखो मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ। नोट क्या होता है कि भाई जिनके पास अनुनादी संरचनाएं ज्यादा होती हैं, यानी कि अनुनादी संरचनाएं जिनके पास ज्यादा होती हैं उनका स्थायित्व क्या होता है, उनका स्थायित्व ज्यादा होता है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ तो 2 हैं और यहाँ तो 5 अनुनादी संरचनाएं हैं, तो इसका मतलब फिनोल ज्यादा स्थायी होना चाहिए। लेकिन होता क्या बेटा, अब एक चीज और बता दें कि वे ही संरचना ज्यादा स्थायी होती हैं, वे ही संरचनाएं ज्यादा स्थायी होती हैं जिनमें ऋण आवेश, जिसमें बेटा क्या, ऋण आवेश अधिक
ऋणात्मक तत्व पर हो, यानी कि जो अधिक ऋणात्मक तत्व हो उन पर ऋण आवेश हो तो वो स्थायी होती हैं। तो देखो बेटा अनुनाद में आप देखते हैं, हम बात करते हैं, अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ये ऋण आवेश किस पर है, ऑक्सीजन पर, तो इसमें सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन है, ऑक्सीजन ही है। लेकिन बेटा यहाँ पर देखो ये कार्बन पर, यहाँ ये कार्बन, इधर ये कार्बन, जबकि यहाँ फिनॉक्साइड आयन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है बेटा, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब है ऋणावेश किस पर ज्यादा होना चाहिए था, ऋणावेश ज्यादा होना चाहिए था किस पर, ऑक्सीजन पर। लेकिन ऋणावेश है कहाँ इन तीन संरचनाओं पे, कार्बन पर, तो ये क्या करते हैं, इनकी अम्लीयता को कम करते हैं। यही कारण है बेटा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की अपेक्षा क्या है, अधिक अम्लीय है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया देता है जबकि एसिटाल्डिहाइड नहीं, क्यों, इसकी भी बात कर लेते हैं। बेटा देखो कैनिजारो अभिक्रिया के लिए एक कंडीशन होती है कि कैनिजारो अभिक्रिया वे ही एल्डिहाइड देंगे जिनके पास, वे ही एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ऐसे होता क्या बेटा कि फॉर्मेल्डिहाइड के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये क्या करता है, कैनिजारो अभिक्रिया देता है। लेकिन अगर हम बात एसिटाल्डिहाइड की करें, CH3CHO, तो ये ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए ये जो तीन हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ये तीनों क्या है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। अब जब इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण, क्योंकि हमने आपको बता ही दिया कैनिजारो वे ही एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन इनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये क्या करते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देते हैं। क्लियर, आगे समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। इसी के साथ देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि टोलेन अभिकर्मक किसे कहते हैं। अगर हम टोलेन अभिकर्मक की बात करें तो क्या होता है बेटा, तो जो आपका अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता है, अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को हम क्या कहते हैं बेटा, टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा कि भाई कौन सा एल्डिहाइड जो फैलिंग परीक्षण नहीं देता, सिंपल सा आंसर बेटा इसका बेंजेल्डिहाइड। ये बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 1 नंबर का आ जाता है ये। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बढ़िया है, यहां से कोई ना कोई आपको इस साल जरूर मिलेगा। तो आप देखते हैं बेटा, निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र एवं IUPAC नाम दीजिए। अब देखो आपके कौन कौन से यौगिक हैं, उनके सूत्र क्या होंगे और उनके IUPAC नाम क्या होंगे, अब उनकी बात करते हैं। जैसे पहला लिखा है बेटा, पहला लिखा है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का देखते हैं बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड का संरचना सूत्र क्या होता है, तो फॉर्मेल्डिहाइड होता है बेटा HCHO ये। अब अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करें तो बेटा एक कार्बन है ना, तो एक कार्बन का क्या होता है, मेथेन, लेकिन CHO ग्रुप है तो इसके लिए क्या लगाते हैं हम, अल, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा मैथेनल, मैथेनल। बी नंबर देखते हैं, एसीटोन। अब एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O CH3। जरा ध्यान से देखो बेटा कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, प्रोपेन, प्लस कार्बोक्सिलिक सॉरी कीटोन समूह है, तो कीटोन समूह के लिए क्या लिखोगे आप, ऑन, तो प्रोपेनॉन, और ऑन की कंडीशन क्या है, किस नंबर पे है, ग्रुप 2 पर, तो ये हो गया प्रोपेनॉन 2। थर्ड बात करते हैं, थर्ड है आपका बेटा मेलोनिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल। अब देखते हैं बेटा मेलोनिक अम्ल का क्या हो जाएगा, तो इसका होता है बेटा CH2COOH, और बेटा इससे जुड़ा होता है COOH, मतलब जब एक ही कार्बन से 2 कार्बोक्सिलिक समूह जुड़े हो तो उसे हम कहते हैं मेलोनिक अम्ल। तो मेलोनिक अम्ल में क्या हो जाएगा, देखो बेटा 1 2 3, इसको ऐसे लिख दो, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, COOH CH2COOH 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 3 का तो क्या होगा प्रोप, और फिर 1,3 पे क्या हो जाएगा बेटा 1,3 डाई, डाई, और COOH के लिए आप सफिक्स क्या लगाते हो बेटा, ओइक अम्ल,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 1,3 डाइओइक अम्ल। डी नंबर देखते हैं बेटा, डी नंबर में लिखा है सक्सीनिक अम्ल। सक्सीनिक अम्ल की बात करें तो सक्सीनिक अम्ल में क्या होता है बेटा, एक कार्बन और आ जाता है इस प्रकार से CH2COOH CH2COOH। तो यहाँ भी नंबरिंग वही 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है बेटा, बस सेम हो जाएगा। ब्यूट 1,4 1 पे और 4 पे क्या है बेटा, डाइओइक अम्ल। तो लास्ट देख लेते हैं बेटा, लास्ट क्या है, क्लोरल। तो क्लोरल का क्या होता है फार्मूला बेटा, CCl3CHO। तो यहाँ एक और दो ही कार्बन है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका हो जाएगा 2,2,2 ट्राई क्लोरो एथेन। देखो बेटा इसको थोड़ा समझते हैं कैसे, जैसे ये C, इससे ये देखो Cl जुड़ गया और CHO, तो ये 1 ये 2, दूसरे नंबर पे ये 3 कार्बन है ना, तो इसीलिए हमने लिखा बेटा 2,2,2, मतलब 2 पर कितने 3 क्या जुड़े हैं, क्लोरो। तो बेटा एक और दो कार्बन का एल्डिहाइड है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, एथेनेल। ये होगा इसका आईयूपीसी नेम। तो 2,2,2 ट्राई क्लोरो एथेनेल। तो अब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बच्चों, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोरो एसिटिक अम्ल क्लोरो एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्यों? या इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि फ्लोरो एसिटिक अम्ल आयोडो एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्यों? तो देखो बेटा, फ्लोरो एसिटिक अम्ल का मतलब क्या है, FCH2COOH, क्लोरो का मतलब है CH2COOH और आयोडो का मतलब है ICH2COOH। अब देखो बेटा रीजन समझते हैं। बेटा है क्या, फ्लोरो एसिटिक अम्ल में अगर हम बात करें तो अब देखो बेटा, हालांकि फ्लोरो, क्लोरो और आयोडो यानी कि FCl और I, ये तीनों के तीनों बेटा -I प्रभाव वाले ग्रुप हैं, -I प्रभाव वाले ग्रुप हैं। तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, क्योंकि -I प्रभाव वाला जो आपका ग्रुप होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन बेटा है क्या कि जो आपका फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का आकार छोटा है और विद्युत ऋणात्मकता क्या है बेटा, ज्यादा है। तो आकार छोटा और विद्युत ऋणात्मकता, ये दोनों चीज ज्यादा होने के कारण, आकार छोटा और विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण ये क्या करते हैं बेटा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर तीव्रता से खींचते हैं, जिससे क्या होता है बेटा, अब ये इधर गए, इस बॉन्ड के दूसरे वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी इधर जाएंगे और ऑक्सीजन से भी ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेंगे। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को बहुत ही जल्दी से खींचेगा और H को क्या करेगा, फ्री कर देगा। जब ये H को फ्री कर देगा तो इसका मतलब क्या है, इसने जल्दी से H+ त्याग दिया। जब इसने जल्दी से H+ त्याग दिया तो सीधी सी बात है, तो ये क्या है, ये अधिक अम्लीय है इन दोनों की तुलना में। हालांकि ये भी क्या करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, लेकिन Cl और I की तुलना में F की विद्युत ऋणात्मकता, किसकी तुलना में बेटा, Cl व I की तुलना में, I की तुलना में ज्यादा होने के कारण, यह OH बंध से इलेक्ट्रॉनों को तेजी से अपनी ओर खींचता है, तेजी से अपनी ओर खींचता है। यही कारण है कि फ्लोरो एसिटिक अम्ल क्लोरो व आयोडो एसिटिक अम्ल की तुलना में अधिक अम्लीय है, अधिक अम्लीय है।
आ गया बच्चे समझ में? चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। अब देखो बेटा, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड एवं कीटोन में अंतर स्पष्ट करने वाली कोई एक रासायनिक समीकरण लिखिए। या ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रोपेनल एवं प्रोपेनॉन में विभेद करने के लिए एक परीक्षण लिखिए। देखो बेटा, प्रोपेनल क्या है बेटा, ये एक एल्डिहाइड है, कीटोन के रूप में हमने क्या लिया, प्रोपेनॉन लिया। अब इन दोनों में अंतर विभेद करने के लिए, या हम कहते हैं अंतर स्पष्ट करने के लिए कोई एक रासायनिक समीकरण, या ये कहते हैं कि कोई एक परीक्षण लिखो। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। अब चलो देखते हैं बेटा क्या होगा। जैसे मान लो बेटा प्रोपेनल है, ये रहा CH3 CH2 CHO, ये बेटा आपका प्रोपेनल है, जो कि आपका एक प्रकार का क्या है, एल्डिहाइड। प्रोपेनल भी है, एल्डिहाइड भी है। दूसरा हमने ले लिया बेटा आपका क्या, प्रोपेनॉन, या इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, कीटोन कहते हैं। ये आपका कीटोन है। अब इसमें अंतर विभेद करने के लिए हम क्या करें, विभेद करने के लिए बेटा कुछ नहीं है, इसको आप एक बार तो क्या करो, टॉलेन अभिकर्मक, ये क्या है बेटा आपका, टॉलेन अभिकर्मक लो। तो इसको टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करो। गर्म करने पर क्या होगा बेटा, ये ऑक्सीजन तो जुड़ेगा यहाँ, तो ये तो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस 2Ag, यानी कि बेटा यहाँ पर आपको मिलता है रजत दर्पण, वो भी कैसा बेटा, वाइट PPT, सफेद अवक्षेप मिलेगा। लेकिन अगर अब बेटा हम इसी की बात करें कि अगर यही क्रिया आपकी कीटोन के साथ करवाते प्लस Ag2O, तो क्या होता बेटा, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होती। मतलब एल्डिहाइड तो टॉलेन परीक्षण देते हैं, लेकिन कीटोन ये परीक्षण नहीं देते। अगर मान लो बेटा आप टॉलेन अपकर्मक से नहीं दिखाना चाहते, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन था फैलिंग विलयन। फैलिंग विलयन से भी दिखा देते। फैलिंग विलयन में क्या होता बेटा, केवल और केवल यहाँ पर आ जाता 2CuO, और यहाँ पर क्या होता बेटा, बनता तो उत्पाद यही CH3 CH2 COOH। यहाँ पर हम यही लिखेंगे CH3 CH2 CHO। एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगा तो ये तो COOH बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 कॉपर, एक ऑक्सीजन बच गया ना, तो प्लस बनेगा Cu2O। इसका हमें रेड PPT क्या मिलता है बेटा, रेड PPT मिलता है। जबकि अगर हम बात करें कीटोन में, तो कीटोन में भी यह अभिक्रिया नहीं होगी। तो कहने का मतलब है शॉर्ट फॉर्म में कि टॉलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करता है, एल्डिहाइड से क्रिया करता है, परंतु कीटोन से नहीं, परंतु कीटोन से नहीं। अब टॉलेन अभिकर्मक क्या बेटा, टॉलेन के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि फैलिंग विलयन, जो आपका फैलिंग विलयन है ना, फैलिंग विलयन एक टॉलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करता है, लेकिन कीटोन से नहीं। तो यही इसमें डिफरेंट है। आप एल्डिहाइड या कीटोन लो और उसको फैलिंग विलयन या टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराओ, तो ये क्या करता है बेटा, जो आपका टॉलेन अभिकर्मक है वो एल्डिहाइड द्वारा अपचयित हो जाता है, किसमें, रजत दर्पण में, लेकिन कीटोन द्वारा नहीं होता है। तो यही इसमें क्या है, विभेद है। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट आगे। इसी के साथ बेटा देखो अगला क्वेश्चन है आपका कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांक लगभग समान अणुभार वाले एल्डिहाइड व कीटोन से उच्च होते हैं, क्यों? अब इसका आंसर देखते हैं बेटा। देखा है बेटा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है, प्रबल अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जो बेटा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि एल्डिहाइड कीटोन में हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। तो यही कारण है बेटा कि ये क्या होते हैं, इनका क्वथनांक अधिक होता है। लेकिन अब आगे हम कैसे लिखेंगे इसको, तो अब देखते हैं। लिखा क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्रबल अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिससे इनके अणु संगुणित हो जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल वाष्प अवस्था में, क्योंकि जब बेटा हम गर्म करेंगे तो ये कुछ मात्रा में तो वाष्प में जाएंगे ही, तो वाष्प अवस्था में क्या करते हैं, द्वैलक के रूप में पाए जाते हैं, द्वैलक के रूप में पाए जाते हैं, जो कि अधिक स्थायी होते हैं। तो इसलिए इनका क्वथनांक क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन की तुलना में ज्यादा होता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं बेटा, जैसे अभी इसमें हमने बताया आपको कि वाष्प अवस्था में ये द्विलक के रूप में पाए जाते हैं, तो ये ऐसे ही पूछ सकते हैं कि एथेनोइक अम्ल की वाष्प अवस्था में बनने वाली द्विलक की संरचना बनाइए। तो बेटा हमने ये संरचना, ये रहा आपका CH3, एक तो ये रहा CH3 COO और OH। अब क्या हो जाएगा, दूसरे का CH3 C+O और OH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ये क्या करते हैं, द्विलक का, डाइमर का आकार ले लेते हैं, जो कि कैसा होता है बेटा, अधिक स्थायी होता है। तो यही कारण है बेटा
कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। देखो बेटा, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। पहली अभिक्रिया है रोजन मंडप चयन, दूसरी है बेटा गाटरमान कोच अभिक्रिया, तीसरी है कैनिजारो अभिक्रिया, चौथी है क्रॉस एल्डोल और पांचवी है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। ये पांचों अभिक्रियाएं जो है ना बेटा, छात्र जो है ना वो खुद ही करेंगे। हाँ, लेकिन यदि बेटा आपको इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, आपको उसका आंसर मिलेगा। हाँ, लेकिन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा लिखा है कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में आप कैसे विभेद करोगे। बिल्कुल सिंपल है बेटा। होता क्या बेटा कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो ये बेटा क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर से कोई क्रिया नहीं करते, मतलब इसमें कोई चेंजमेंट नहीं लेकर आते हैं। लेकिन अगर बेटा हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल नीले से कैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि ये अम्ल है तो अम्ल नीले लिटमस को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में विभेद करेंगे। दूसरा और भी एक तरीका है, दूसरा ऐसे भी लिख सकते बेटा कि जो आपका एल्डिहाइड या कीटोन है ये सोडियम बाई कार्बोनेट से क्रिया नहीं करता, लेकिन अगर बेटा यहीं कार्बोक्सिलिक अम्ल हो तो ये क्या करता है, क्रिया कर लेता है। तो यही कारण है बेटा कि एल्डिहाइड कीटोन में आप कैसे विभेद करोगे। तो पहला तो ये रहा और दूसरा ये सबसे बेस्ट है, लिटमस पेपर से ही ट्राई कर लो, सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और नाइट जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसलिए आज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई और सब्सक्राइब करें और अपने वो उन मित्रों को शेयर करें जो इस समय 12th में हैं, तो उनका भी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उन तक पहुँचे, यही हमारी कामना है। धन्यवाद, शुभ रात्रि।